देखो, अब डेविस साहब क्या कहते हैं कि ये उनका है स्टेज वन। स्टेज वन है, यानी उनका ये है समतल दृश्य भूमि, जिसको बाद में उन्होंने क्या कर दिया है, भूसन्नति भी मान लिया है कि चलो भूसन्नति भी हो सकता है। तो यहां वो दिखाते हैं कि यहां पे अपलिफ्टमेंट है, पर्वत का अपलिफ्टमेंट होगा। तो ए और बी दो रेखाओं को लिया गया है यहां पर। ए है एवरेज हाइट ऑफ द समिट्स और बी है एवरेज डेप्थ ऑफ द वैली। अब आपको हम समझाते हैं कि हम इस मॉडल में डेविस क्या कोशिश कर रहा है करने की। डेविस को समझने के लिए हिमालय का उदाहरण ले लेते हैं। डेविस कहते हैं कि अंतर्जात शक्तियां पर्वतों को उत्पन्न करती है, लेकिन बहिर्जात शक्तियां उनका अपर्दन चक्र के द्वारा संप्रायीकरण करती है, काट देती है, खत्म कर देती है। समस्या तो आ रही होगी हिंदी भाषा में। तो पर्वत कैसे खत्म हो जाते हैं, सुनो अब गांव की भाषा में। तो पर्वत जो अरावली था वो कभी हिमालय की तरह था, आज जीर्णावस्था में है, अवशेष रह गए हैं उसके। तो ये पूरे अरावली का अपर्दन चक्र कैसे चला, और अपर्दन चक्र चलता है तो उसमें स्थलाकृतियों का विकास कैसे होता है, बहिर्जात शक्तियां स्थलाकृतियों में कैसे परिवर्तन कर रही है, यही सब मॉडल में है। हिमालय पे चलते हैं। हिमालय का उत्थान हो गया, अब वहां पर नदियां सरिताएं काम कर रही है। तो नदियां जब कटाव करेंगी हिमालय का, सरिताएं जब शीर्ष अपर्दन करेंगी, चोटियों को काटेंगी, तो अंत में हिमालय कट करके क्या रह जाएगा, छोटा छोटा टीला रह जाएगा। और हिमालय में जो आज वी आकार की घाटी देख रहे हो, गॉर्जेस देख रहे हो, ये सब चौड़ा चौड़ा घाटी बन जाएगा। और जहां तहां गोला गोला सा ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर शेष रह जाएगा और बीच में विशाल घाटियां बन जाएगी। वहां पर जहां आज हिमालय है, गंगा के मैदान पर नहीं। गंगा का मैदान संप्राय मैदान नहीं है। संप्राय मैदान वहीं बनता है जहां पर पर्वत अवस्थित थे। बहुत लोग तो हिमालय का अपर्दन देखता है और संप्राय मैदान पढ़ाने लगता है कि संप्राय मैदान गंगा का मैदान है। तो ऐसे शिक्षक और नोट से भी बचना है आप लोगों को कि संप्राय मैदान का निर्माण कहाँ होगा, जहां हिमालय है वहीं पर संप्राय मैदान बनता है। क्योंकि संप्राय मैदान एक इरोजनल सरफेस है, अपर्दन के द्वारा निर्मित सतह है, न कि निक्षेपण के द्वारा। और गंगा का मैदान और डेल्टा का जो भाग है, ये सब तो निक्षेपण से बना हुआ है, यह निक्षेपित मैदान है। आशा है आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब जो हिमालय जहां पर है वहां पर अंत में संप्राय मैदान कैसे बनता है भाई? जो जन्म लिया उसका मृत्यु अंत है, जो पर्वत बना उसका अंत नियत है। तो पर्वत बना है तो वह 3 अवस्थाओं में गुजरेगा। सबसे पहली अवस्था है युवावस्था, जब हिमालय सबसे ऊंचा, घाटियां सबसे भयावह गहरी, नदियों में गति सबसे ज्यादा, ऊर्जा सबसे तीव्र, नदियां डांस कर रही हैं, डांसिंग डाउन द वैली कहते हैं। ढाल तीव्र है, ऊर्जा है, जवानी है। जवानी में देखो कैसे नदियां चल रही हैं, उछल उछल के, छिप्रिकाएं, कहीं वाटरफॉल, कहीं गरज रही हैं, मोटा मोटा पत्थर को तोड़ दे रही हैं। तो ये जवानी है, युवावस्था है डेविस के अनुसार। ऊर्जा ज्यादा है, एंट्रोपी कम है। यही तो पढ़ाया मैंने युवावस्था में। दूसरी अवस्था में आओ, प्रौढ़ावस्था क्या होता है? प्रौढ़ावस्था होता है जब ऊर्जा और एंट्रोपी का बैलेंस हो जाए। तुम ऐसे समझो कि जो नदियों में जितनी ऊर्जा है और जितना उसको काम करना है, दोनों बराबर हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में भी 2 डिवीजन करेगा, एक है पूर्व प्रौढ़ावस्था और एक है उत्तर प्रौढ़ावस्था। अब
पूर्व प्रौढ़ावस्था और उत्तर प्रौढ़ावस्था में थोड़ा अंतर है, वो हम आपको ग्राफ पे बताएंगे। मैंने कल बताया था कि कैसे आई आकार की घाटी ही वी आकार की घाटी बनती है, वही कैसे यू आकार की घाटी बन जाती है, पढ़ाया तो सब कुछ। तो वैसे ही अवस्था परिवर्तन हो रहा है हिमालय पर्वत में। तो प्रौढ़ावस्था में शीर्ष अपर्दन भी हो गया, हाइट भी घट रहा है माउंटेन का, और माउंटेन जो तीखा नुकीला बना हुआ था वो सब गोलीय संरचना बनने लगता है, घाटी में चौड़ीकरण होने लगता है, पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है, नदी का आयतन बढ़ जाता है, सहायक नदियां ज़्यादा हो जाती है, नदी में विसर्पण शुरू हो जाता है, माउंटेन का हाइट घटने लगता है। अब प्रौढ़ावस्था का उदाहरण अगर हम लेंगे तो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत अपने प्रौढ़ावस्था में चला गया है। तो नदी में स्थलाकृतियों का विकास कैसे हो रहा है, अवस्था परिवर्तन कैसे हो रहा है, और अंत में संप्राय मैदान कैसे बनेगा, इसकी पूरी कहानी है। फिर प्रौढ़ावस्था के बाद जीर्णावस्था है। अब ऊपर जो माउंटेन इतना ऊंचा था वो छोटा छोटा सब मोनैडनॉक्स बन जाएगा। चूंकि डेविस ने उत्तर पूर्वी यूनाइटेड स्टेट्स में रिसर्च किया तो वहाँ पे न्यूयॉर्क हिल्स है, वॉशिंगटन हिल्स है, न्यू इंग्लैंड रेंज है, कैटस्किल माउंटेन है, इसका अध्ययन किया उन्होंने। तो वहाँ लोकल भाषा में छोटे छोटे गोलीय संरचनाओं को, पर्वत के जो अवशेष रह गए उनको मोनैडनॉक कहते हैं। तो उन्होंने मोनैडनॉक शब्द को ही अपना लिया कि जो हर पर्वत दुनिया में कट करके अंत में क्या बनेगा, गोलीय संरचना, छोटा छोटा ग्रेनाइट का हिल बन जाएगा, पर्वत से पहाड़ी बन जाएगा छोटा छोटा, तो उसका संरचना गोलीय उन्होंने कहा, उसी का नाम मोनैडनॉक उन्होंने रख दिया। अब जो संप्राय मैदान की प्राप्ति होगी, है ना, पर्वत का पूरा अपर्दन हो गया, नदियां अब गहराई और पार्श्व कटाव दोनों ही बंद कर चुकी हैं, पूरा क्षेत्र लगभग समतल हो गया है, पूरा समतल नहीं लगभग समतल। और चूंकि कहीं ग्रेनाइट ऊपर ऐसे गोलीय संरचना बना रहा है, कहीं यू आकार की घाटी है, फिर ऊपर से गोलीय संरचना है, तो इसी को कॉन्वेक्सो कॉन्केव प्रोफाइल कहता है। उत्तल अवतल मैदान है, तरंगित मैदान इसी को कहता है, वेव लाइक प्लेन कहता है, अनड्यूलेटिंग प्लेन कहता है। यही तो कहानी है। तो समतल मैदान से शुरू होकर के पर्वतीय उत्थान और पर्वतों का पुनः समतल मैदान में परिवर्तन, यह एक चक्र माना गया। और एक चक्र में 3 अवस्थाएं होंगी और तीनों अवस्थाओं में एनर्जी अलग अलग होता है। अतः भूआकृतिक प्रक्रमों का कार्य दर भी अलग अलग होता है, अतः स्थलाकृतियों का समूहन भी अलग अलग होता है। हर अवस्था में अलग प्रकार की स्थलाकृतियां हैं इनके अनुसार। तो स्थलाकृतियों के विकास पर यह एक मॉडल है। फिर मैंने कहा कि ये जो पूरा एक चक्र है यह आदर्शवादी है, ये कभी पूरा नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है कि अपर्दन चक्र चल रहा हो, अपने उत्तर प्रौढ़ावस्था में पहुंचा हो और पर्वत में फिर से उत्थान हो जाए, तो बेस लेवल में परिवर्तन हो जाए, तो समुद्र तल में परिवर्तन हो जाए, तो नदियों के आयतन में वृद्धि हो जाए, तो नदियां अगर पुनः लंबवत अपर्दन करना शुरू कर दें, तो जलवायु परिवर्तन हो जाए, तो डेविस का मॉडल कहीं लागू ही नहीं होगा और डेविस का मॉडल कहीं लागू होता भी नहीं है। अतः इसको एक आदर्शवादी मॉडल कहते हैं। डेविस की आलोचना हुई इस बात को लेकर के कि आपका मॉडल लागू नहीं होगा। थ्योरेटिकली सही है, प्रैक्टिकली कहीं नहीं दिखता है। कोई भी लैंडफॉर्म मोनोसाइक्लिक नहीं होता है। एकल अपर्दन चक्र से बना हुआ कोई भी स्थलाकृति आज तक नहीं मिला। इसका मतलब है कि जब एक चक्र चलते रहता है, अपर्दन चक्र, तो बीच में उत्थान फिर पर्वत का हो जाता है, किसी कारण से हो। जैसे मैंने अरावली में उत्थान की बात कर दी, माउंट आबू की, तो वहां पे अपर्दन चक्र फिर से प्रारंभ हो जाता है। यानी एक अपर्दन चक्र के खत्म होने के पहले ही उसी पर दूसरे अपर्दन चक्र का अध्यारोपण हो जाएगा। तो उस प्रकार की जो स्थलाकृतियां बनती है उनको बहुचक्रीय स्थलाकृति कहेंगे। और नदियां अगर पुनः लंबवत कटाव शुरू कर दे, लंबवत कटाव तो युवावस्था में बंद हो गया था, लेकिन उत्तर प्रौढ़ावस्था में जाकर के अगर फिर से पुनः लंबवत कटाव करने लगे नदियां,
दो कारण से कर सकती हैं, या तो पर्वत का उत्थान फिर से हो जाए, या समुद्र तल नीचे गिर जाए तो नदियां लंबवत कटाव फिर करेंगी। तो उसको कहते हैं नदियों का पुनर्युवन, और उससे जो स्थलाकृतियां बनेंगी उसको कहेंगे पुनर्युवित स्थलाकृति। तो बहुचक्रीय स्थलाकृति, पुनर्युवित स्थलाकृति, ये ज्यादा बड़ा सच है। फिर डेविस के मॉडल में सबसे बड़ी आलोचना ये है कि इन्होंने कहा कि भाई नदियों के द्वारा अपरदन होता है। अरे भाई, क्या हिमनद के द्वारा नहीं होता है? क्या पवन के द्वारा नहीं होता है? क्या भौमजल के द्वारा नहीं होगा? क्या अपक्षय की क्रियाएं नहीं होंगी? तो ये सारी क्रियाओं के द्वारा अपरदन होता है। आप तो सिर्फ नदी नदी करते रह गए, तो आपके मॉडल में प्रॉब्लम है। डेविस ने समाधान दिया है। डेविस ने खुद ही लिखा, सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन, एक्सीडेंट्स इन द साइकिल, इंटरप्शंस इन द साइकिल। डेविस ने खुद अपने मॉडल में मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दिया है जब आलोचना उसके शुरू हो गए। तो हम लोग बात करेंगे सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन बाय डेविस, सक्सेसिव साइकिल ऑफ इरोजन बाय डेविस। सक्सेसिव साइकिल यानी दूसरा चक्र के बाद तीसरा चक्र, चौथा चक्र, पांचवा चक्र, कई चक्र एक ही चक्र पे अध्यारोपित हो जाते हैं ना। पूरा जो डेविस का साइकिल अगर चलना होगा तो हिमालय में उत्थान नहीं होना चाहिए ना। हिमालय में देखो फिर उत्थान हो गया। हिमालय की उत्पत्ति के बाद अभी पता चला 10 दिन पहले भी अखबार में आया कि हिमालय में फिर उत्थान हुआ है, यानी अंतर्जात शक्तियां अभी कार्यरत हैं, लेकिन अपरदन चक्र तो चल रहा है। डेविस ने यह मान लिया कि जब अंतर्जात शक्तियां बंद होंगी, उत्थान बंद होगा, तब अपरदन चक्र शुरू होगा। यह भी गलत है। अपरदन चक्र की क्रिया तो उत्थान के साथ ही शुरू हो जानी चाहिए ना। इसी बात को लेकर के पेंक ने अपना अलग मॉडल दिया, जिसमें उत्थान और अपरदन चक्र दोनों एक साथ चलेगा। अंतर्जात बहिर्जात शक्तियां अलग कार्य नहीं करेंगी, एक साथ कार्य करेंगी।